Hello students. Now today's topic is Mother and Child Protection Card. Mother and Child Protection Card. That means मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड। बीए पार्ट थर्ड की होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए का जो फर्स्ट पेपर है उनका है मदर एंड चाइल्ड केयर, मातृ एवं शिशु देखभाल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के बारे में, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मदर की सुरक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और शिशु का स्वास्थ्य और शिशु की सुरक्षा ये भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा कार्ड। अब ये जो कार्ड है इसकी बहुत ही इसकी महत्ता है। क्योंकि किसी भी गर्भवती स्त्री जो परिवार में होती है उसके लिए, उसके आने वाले शिशु के लिए और उस परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो माता स्वस्थ रहेगी तो आने वाला जो बच्चा है वो भी स्वस्थ होगा और उनको कोई रोग नहीं होंगे, वो उन रोगों से बच सकेंगे जो कि अमूमन रोग हो जाया करते हैं, क्योंकि ये ससेप्टेबल ग्रुप है। मदर एंड चाइल्ड जो हैं, शिशु जो हैं, ये ससेप्टेबल ग्रुप है। ससेप्टेबल ग्रुप का मतलब होता है कि वो नाजुक ग्रुप हैं, वो उस नाजुक दौर में हैं, वो जल्दी से किसी भी रोग को या बीमारी को कैच कर सकते हैं। तो इन पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनाया गया और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके द्वारा ये निर्मित किया गया। हर स्टेट में, हर प्रांत में अपना लोगो देके इसको, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, इस तरह से उन्होंने अपना लोगो यहाँ पे दे दिया। और ये नेशनल हेल्थ मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उनका भी इसमें योगदान है, उनकी भी इसमें। और ये सही, आपने सुना भी होगा, सही पोषण देश रोशन। तो ये देश के जब नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश और तरक्की करता है। इसीलिए मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड का निर्माण किया गया, जिससे माता और बच्चे जो हैं उनको स्वस्थ रखा जा सके। और मैटरनल डेथ रेट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इसको कम किया जा सके। इस डायरेक्शन में, इस दिशा में ये मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड का निर्माण किया गया। अब इस कार्ड में है क्या, इसमें और किन के उपयोग में आता है और किस तरह से इसमें सूचनाएं दर्ज की जाती हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MCP कार्ड भी कहते हैं। ये देखिए आपकी माँ और बच्चे की तस्वीर है, माता पिता और बच्चे की तस्वीर है, और ये इसने अपने आपको अपना बचपन याद दिला दिया होगा। दूसरी बात ये है कि आप सबको मालूम है ये बात कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना। ये जो योजनाएं हैं ये माता के स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए रखी जा रही हैं। तो इस कार्ड के लिए कुछ पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो तो यही है कि किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाना हो, या गांव के किसी स्वास्थ्य पोषण प्रोग्राम में जाना हो, या स्वच्छता दिवस आंगनवाड़ी केंद्र में, या अस्पताल जाते समय, या संस्थान कोई भी अगर हो जिसमें जाते समय, ये कार्ड हमेशा अपने साथ सुरक्षित रखें और उसे लेकर जाएं, तो जिससे आपको उसके पूरे लाभ मिल सकें। जननी सुरक्षा योजना, या जिसको JSY कहते हैं, इसमें क्या है कि लाभार्थी जो हैं, माताएं जो जिनको लाभ प्राप्त होता है, इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान एवं प्रमाणित निजी अस्पताल, सरकारी तो सभी हो सकते हैं स्वास्थ्य संस्थान, और जो निजी अस्पताल जो प्रमाणित हैं उनमें अगर डिलीवरी कराई जाए तो इसमें कुछ राशि सहयोग की दी जाती है।
एक तो ये बात है इसमें लाभ मिलता है जननी सुरक्षा योजना में। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत भी मिलने वाले जो लाभ हैं, अगर प्रथम जीवित शिशु जन्म पर पहला बच्चा हो और वो जीवित शिशु है तो उस पर उनको कुछ राशि दी जाती है, कुछ लाभ दिए जाते हैं। पहली जो किस्त है वो आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य संस्था पर गर्भावस्था का पंजीकरण कराने पे दी जाती है। फिर दूसरी किस्त कम से कम एक डिलीवरी जो है एक प्रसव पूर्व जांच करवाने पर। तीसरी जो किस्त है वो शिशु के जन्म पंजीकरण पर, शिशु का जन्म पंजीकरण जब कराया जाता है और शिशु द्वारा जब प्रथम टीकाकरण डोज लगती है, BCG लगता है, OPV, DPT, ये जो टीके लगते हैं, हेपेटाइटिस बी या समान प्रकार का टीका प्राप्त करने पर, तो इनको ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत मिलने वाले कुछ जो लाभ हैं वो दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री एक और योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अभियान में क्या है कि अपने गर्भावस्था के जो भी लेडी गर्भवती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पे ड्यूरेशन में के दौरान 9 तारीख को डॉक्टर के पास जाकर और इसका लाभ ले सकती है। उसे फ़ीस नहीं देनी होती और डॉक्टर के पास जाकर कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच वो करवा सकती है और उसका लाभ ले सकती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में जो मिलने वाले लाभ हैं वो क्या क्या हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हैं। पहला है निःशुल्क प्रसव, कोई पैसा नहीं लगता डिलीवरी में। निःशुल्क सीज़ेरियन ऑपरेशन अगर सीज़ेरियन करना पड़े तो, और निःशुल्क दवाएं और सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधाएं, टेस्ट जो होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, सोनोग्राफी वगैरह, इनकी ये जो हैं ये टेस्ट, इनकी सुविधाएं। निःशुल्क भोजन संस्थान में भर्ती होने के दौरान 3 दिवस तक भोजन जो है नॉर्मल डिलीवरी में और 7 दिन तक सीज़ेरियन ऑपरेशन में, तो संस्थान जो भी हो उसमें जो है ना निःशुल्क भोजन दिया जाता है। निःशुल्क खून की उपलब्धता, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है लेडी को तो निःशुल्क खून की उपलब्धता कराई जाएगी। किसी भी प्रकार के सेवा शुल्क जो सर्विस टैक्स लगते हैं उनसे छूट है। निःशुल्क परिवहन, घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, घर से हॉस्पिटल या स्वास्थ्य संस्थान तक लाना और स्वास्थ्य संस्थान से रेफरल करने पर और डिलीवरी के 48 घंटे बाद वापस घर जाने तक, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो इस जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। संस्थान से रेफरल करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उस संस्थान में कुछ उनको प्रॉब्लम हुई कि गर्भवती स्त्री को वहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है तो उसको कुछ ट्रीटमेंट हायर अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है, अच्छे और बड़े डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उनको रेफ़रल करने या बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ उनको रेफ़र करने के लिए भी वहीं का जो ट्रांसपोर्टेशन उनकी सुविधा भी दी जाती है। फिर प्रसव पूर्व पहले, प्रसव से पहले मतलब डिलीवरी से पहले, प्रसव उपरांत यानी डिलीवरी के बाद होने वाली कोई भी जटिलताएं हों, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर हो जाती हैं तो 1 वर्ष के बीमार शिशु को भी इसमें पात्र बनाया गया है और उसका भी उसकी ट्रीटमेंट में, उसके उपचार में लाभ प्रदान किया जाता है 1 वर्ष तक। जन्म के बाद 1 साल तक अगर बच्चा जो है नवजात शिशु वो बीमार है तो उसको निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाएं और फिर निःशुल्क जांच, खून की उपलब्धता, सेवा शुल्क से पूरी छूट जो गर्भवती स्त्री को दी जाती हैं या माँ को दी जाती है, उसी तरह से चाइल्ड के लिए भी ये सारी सुविधाएं जननी शिशु सुरक्षा योजना है ये। तो जननी भी है इसमें, शिशु भी है, दोनों को ही ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक और फिर रेफरल करने पर वापस घर जाने तक। तो ये तो रहा जननी शिशु सुरक्षा योजना। और बीच में इस मातृ और सुरक्षा ये जो कार्ड है मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड, इसमें इस कार्ड में रेड इसमें मार्क में जो आप देख रहे हैं ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं, कानून के बारे में जानकारी है
कुछ कि जन्म से पहले शिशु का लिंग चुनना या चयन या लिंग जांच करना कानूनी अपराध है। इस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन, सूचना भी दी जाती है, बताया जाता है। दूसरी बात कि जो ये कार्ड है उसमें जब रजिस्ट्रेशन जहाँ पे पंजीकरण का कराते हैं तो पंजीकरण के जो कार्ड है उसमें वहाँ पे बच्चे की यहाँ पे तस्वीर लगाई जाती है। यहाँ पे ये तस्वीर फ़ोटो के लिए है और फिर उसमें एक लाइन है कि क्या ये जो इनका प्रेगनेंसी जो है, गर्भावस्था जो है वो हाई रिस्क पे है। हाई रिस्क पे है मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्या गर्भवती स्त्री को अधिक हैं। तो अगर हाँ तो वहाँ पे टिक होगा और ना तो ना। वहाँ पे जो ANM होती हैं, आशा सहयोगिनी होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें जो ये रहती हैं, जिनको आपने सुना भी होगा आशा सहयोगिनी, आशा दीदी, जो घर घर जाकर भी समझाती है और नॉलेज देती है, सही पोषण का नॉलेज, सही स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, इन सब की नॉलेज ज्ञान देती हैं वो। तो ये ये जो कार्ड है उनके द्वारा भरा जाता है, ANM के द्वारा, आशा सहयोगिनी के द्वारा, ये सब ये कार्ड। परिवार का उसमें परिचय पहला है, आप कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड में क्या है, मातृ एवं देखिए आप, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, यहाँ पे तस्वीर पेस्ट की जाती है। फिर परिवार का परिचय, अब परिचय में माँ का नाम और आयु, पिता का नाम, पूरे परिवार का परिचय आएगा इसमें, पता, एड्रेस होगा, माँ का भी मोबाइल नंबर, और आजकल मोबाइल नंबर्स हैं सबके। फिर इसमें ID, तो ID इसमें होता है। फिर इसमें PMMVY, लाभ की प्राप्ता, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है उसकी जो क्या वो पात्रता रखती है उसकी, अगर हाँ तो ठीक है कि उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा, और नहीं तो फिर ना में। और फिर उसमें बैंक का और IFSC कोड, बैंक का खाता, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये जो हैं ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे उनके खाते में पैसे सीधे ही जमा किए जा सकें, लाभ के जो पैसे। अब आता है कि उसका सेकंड पार्ट है कि गर्भावस्था का विवरण। गर्भावस्था का विवरण मतलब जब वो स्त्री जब प्रेग्नेंट हुई तो उसका विवरण। तो उसमें उससे क्या पूछा जाता है, कुल गर्भ, अगर पहले कोई बच्चा है तो पहले जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, और फिर पिछला प्रसव या डिलीवरी कहाँ पे कराई गई, अंतिम मासिक चक्र की तिथि, मतलब जिसको हाँ आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं LMP, लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो अंतिम मासिक चक्र वही होता है। और फिर उसके बाद प्रसव की संभावित तिथि, जिसको हम कहते हैं कि ड्यू डेट, कि कब ड्यू है ना, ड्यू डेट कि कब बच्चा कब जन्म लेने वाला है। मौजूदा प्रसव कहाँ कराएंगे, प्रसव के परिणाम कहाँ पे कराएंगे, अगर मान लीजिए अपने उस शहर से बाहर जाती है तो कहाँ कराएंगे ये। और फिर प्रसव का परिणाम से मतलब कि बच्चा जो हुआ वो जीवित हुआ या मृत हुआ, शिशु का जन्म, तो वो इसमें टिक मार्क लग जाता है। फिर जन्म का विवरण, अब जन्म के विवरण यानी जो बच्चा है उसका विवरण, पहले माँ का, पहले परिवार का आ गया विवरण, फिर गर्भावस्था का विवरण और उसके बाद जन्म का विवरण। तो जन्म के विवरण में बच्चे का नाम, और जैसे आपको पता ही है कि जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो वो इसी बेसिस पे बनता है कि हॉस्पिटल में आप पंजीकरण जो होता है कि कब बच्चे ने कब जन्म लिया, तो जो बच्चे का नाम, जन्म तिथि, जन्म के समय वज़न कितना उसका, जन्म पंजीकरण संख्या, लड़का है या लड़की है, और फिर बच्चे का जो ID है, बच्चे का ID, ठीक है। अब इसमें फिर संस्थान का परिचय आता है। संस्थान जहाँ पे भी डिलीवरी कराई गई या जहाँ पे पंजीकरण कराया गया, हो सकता है डिलीवरी नहीं कराएं वहाँ पे, डिलीवरी कहीं दूसरे शहर में करा रहे हैं, लेकिन पंजीकरण एक जगह पे जहाँ पे कराया, जब गर्भावस्था में के दौरान उसका बहुत ज़्यादा चेकअप हुआ, तो उसको आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री है उसका नाम आ जाएगा, कोड आ जाएगा उसका, आंगनवाड़ी वाले का नंबर आएगा, विकास खंड है अगर कोई डाक खाता है, ANM कौन सी है, आशा सहयोगिनी कौन सी है, उन सब के नाम आ जाएगा। अस्पताल का फ़ोन नंबर आ जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य
कौन से केंद्र में, कौन से ज़िला में है, कौन सी पंजीकरण संख्या है, किस तिथि को कराया गया, और जो वहाँ उस गांव में स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है उसकी डेट, और रेफरल संस्था जो आसपास के जो बड़े अस्पताल हैं अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे रेफ़र करने के लिए रेफरल संस्था, बच्चे का आधार और माँ का आधार, और जो आशा सहयोगिनी होती है उनका भी मोबाइल नंबर और एएनएम के मोबाइल नंबर और एम्बुलेंस का टोल फ्री नंबर, ये सब इसमें दर्ज किए जाते हैं, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस कार्ड को देखकर सारी जो सूचनाएं हैं वो डॉक्टर्स को पता हों या परिवार वालों को पता हों, जिससे कि परिवार वाले तुरंत अगर कुछ प्रॉब्लम आती है गर्भवती स्त्री को अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो तुरंत ही आशा सहयोगिनी से या एएनएम से फ़ोन पे या एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। अब है कि अब इंस्ट्रक्शंस इस कार्ड में ये हैं, ये सूचनाएं हैं कि गर्भवती स्त्री को कब कब जांच करानी चाहिए और क्यों। तो गर्भावस्था में जांच बहुत आवश्यक है समय समय पर, और वो क्यों आवश्यक है इसकी उसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है कार्ड में। ये इसलिए भी बताया गया है इस कार्ड में जिससे परिवार वाले भी जागरूक रहें। जैसे अपने यहाँ इंडिया में, क्योंकि इतना कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिवार इतने शिक्षित नहीं हैं, तो इसलिए उनको ये आशा सहयोगिनी एएनएम उनको ज्ञान देती हैं और इस कार्ड में लिखा हुआ होता है, तो वो समझाती हैं कि आप अगर ये इस योजना का लेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा आपको, और आपको गर्भवती स्त्री का, अपने घर की परिवार की स्त्री का कैसे ध्यान रखना है, या आगे चलकर आपको शिशु का कैसे ध्यान रखना है, तो ये सब इसमें दिया गया है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है, नियमित जांच अनिवार्य है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी जांचें अनिवार्य हैं? पहली बात तो ये है कि गर्भावस्था को आपको मालूम ही है कि 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, अर्थात 9 महीने। तो ये 9 महीने का जो पीरियड है वो जो है उस पीरियड में जांच अत्यंत आवश्यक है। एक तो है यूरिन टेस्ट, मूत्र द्वारा पहले तो जांच की जाती है, गर्भावस्था का परीक्षण किया जाता है कि क्या वो स्त्री गर्भवती है, हाँ या नहीं, तो ये, और किस दिनांक को, डेट को किया गया। और अगर वो गर्भवती है तो पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, तो ये महीने जो हैं 9 महीने, इसमें स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराएं। पहले ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने के अंदर पंजीकरण हो जाना चाहिए। और फिर जांच की बात है, फिर प्रसव पूर्व जांच में ये हर महीने जो जांच होगी, पंजीकरण के बाद कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व जांच अवश्य कराएं। तो हम कह सकते हैं कि हर 3 महीने में तो 1 बार तो जाएं, तो ये है। फिर जांच जो होगी, ब्लड प्रेशर की जांच, क्योंकि ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, यूरिन और ब्लड की जांच, रक्त की जांच। हर जांच के समय ये जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड की रिपोर्ट क्या है, यूरिन की जांच क्या है, ये नोट करना पड़ता है, लिखना होता है। वज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा, वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि चाइल्ड है अंदर, तो अगर वेट नॉर्मल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि सही तरीके से विकास बच्चे का अंदर हो रहा है। तो ये प्रत्येक जांच के समय गर्भवती स्त्री को ये कहा जाता है कि वो अपना वज़न अवश्य करवाएं, वेट लें, कम से कम 9 से 11 किलो तक का, पूरे 9 मंथ्स तक 9 किलो से 11 किलो तक का वज़न ज़रूर बढ़ना चाहिए। मान लीजिए अगर उसका वज़न जो है वो 45 किलो का है, तो उसमें प्लस आप कर लीजिए 9 या 11, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल, सामान्य रूप से विकास जो है वो हो रहा है। गर्भावस्था के अंतिम जो 6 महीने हैं उसमें हर महीने, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट भी है,
लास्ट के जो 6 मंथ्स हैं, 9 मंथ्स जैसे मैंने आपको बताए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर अंतिम 6 महीने हो गए। इसमें हर महीने कम से कम 1 किलो वज़न बढ़ना ही चाहिए। ये इतना तो होना ही चाहिए। ये वज़न लेने की मशीन, वज़न लिया जाता है। टेटनस के टीके लगाना, टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगवाने हैं। पहला टीका गर्भावस्था, जब गर्भवती हो गई, वो जब इस बात की पुष्टि हो गई तो, और दूसरा टीका 1 माह के बाद। उसमें डेट्स लिखनी होती हैं जिससे कि ध्यान रहे कि 1 माह के बाद लगाना है। इसकी एक खुराक दीजिए यदि पिछले साल में टीका लगाया गया था। और आयरन की टेबलेट्स, आयरन टेबलेट्स आप जानते हैं कि अनीमिया ना हो, रक्त की कमी ना हो, उसके लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। कम से कम 6 महीने द्वितीय एवं तृतीय त्रैमासिक, ट्राइमेस्टर मीन्स त्रैमासिक तक प्रतिदिन आयरन और फोलिक एसिड की 1 गोली अवश्य खाएं। ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। कुल मिलाकर कम से कम कितनी गोलियां हो गई? 180 गोलियां खाना आवश्यक है। दी गई गोली और मात्रा और उसकी डेट भरें यहाँ पे। पहले तिमाही के बाद कम से कम 6 महीने के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोलियां लें। कैल्शियम क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, और बच्चा तो माँ के शरीर से, माँ की हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेता है। तो इसलिए कैल्शियम की गोलियां लेनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जिससे माँ के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। आपने सुना भी होगा कई बार कि घुटनों का दर्द या ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लेडीज़ में होती हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जनरली ये कैल्शियम की कमी जब वो गर्भवती होती है तब होती है कैल्शियम की कमी। इसीलिए ये कैल्शियम जो है वो गर्भावस्था के समय दिया जाता है। पहली तिमाही के बाद एल्बेंडाजोल एक 400 मिलीग्राम्स आती है, उसकी एक खुराक दी जाती है। ये कीड़े, पेट के अंदर के कीड़े मारने की दवाई होती है, तो ये दी जाती है। अब है कि गर्भावस्था के दौरान देखभाल, क्या केयर की जाए। आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो भी यही है कि मदर एंड चाइल्ड केयर, माँ एवं शिशु की देखभाल इम्पॉर्टेंट है ये, तभी तो ये आपके सिलेबस में है। दूसरी बात कि कार्ड का नाम है मातृ एवं शिशु कार्ड, सुरक्षा कार्ड, तो इसीलिए उनकी देखभाल के लिए क्या करना है उसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से सुन लें, समझ लें। ये एग्ज़ाम में भी आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गर्भावस्था के दौरान देखभाल, ठीक है, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो पहला है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें फोर्टिफाइड आटा, तेल शामिल हो, एनर्जी रिच भी हो, और आटा जो हो वो एनरिच्ड हो। ये देखो यहाँ पे है आयोडीन नमक लिया जाए। अधिक मात्रा में भोजन करें, लगभग सामान्य आहार से 1/4 ज़्यादा। डबल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना लेते हैं उससे कुछ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, अंदर जो उपापचयी दर है, आधारी उपापचयी दर गर्भावस्था के समय बढ़ जाती है, जिससे और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कुछ जो अंग हैं वो उनका निर्माण हो रहा होता है, कुछ ऊतकों का निर्माण हो रहा होता है, जैसे जो ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स, उनका निर्माण हो रहा होता है। तो जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वो प्रोटीन के कारण होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। तो आंगनवाड़ी केंद्र से मिले पूरक पोषाहार, कोई भी अगर सप्लीमेंट्री फूड मिला है आंगनवाड़ी केंद्र से, उसको नियमित रूप से खाएं। पूरक पोषाहार मिलता है। भोजन खाने के बाद दांत साफ़ करें, और दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। इसके अलावा रात में 8 घंटे अच्छी नींद सोएं। ये गर्भवती स्त्री को करना चाहिए। केवल आयोडीन युक्त नमक या आयरन एवं आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें। क्यों आयोडीन? क्यों? जिससे गोइटर नहीं हो, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। और अगर ये आयोडीन की कमी होती है तो चाइल्ड जो होता है, अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, उसका दिमाग तेज नहीं होता, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आयोडीन
युक्त नमक खाना आवश्यक है, आयरन की टेबलेट्स लेना ज़रूरी है, फॉलिक एसिड की टेबलेट्स लेना ज़रूरी है और आराम भी ज़रूरी है, और पौष्टिक पदार्थ खाना आवश्यक है और ऊर्जा युक्त पदार्थ खाना आवश्यक। और सबसे बड़ी बात, अच्छी सोच रखना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि अच्छे विचार, अच्छी सोच और खुश रहना गर्भवती स्त्री को हमेशा चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छी हेल्थ लेके, अच्छा स्वास्थ्य लेके पैदा हो। हर प्रसव पूर्व जांच पर पोषण परामर्श क्या होता है? जब भी जांच करवाने के लिए गर्भवती स्त्री जाए स्वास्थ्य केंद्र में, तो जब वो जांच कराने जाए तो वो न्यूट्रिशन की गाइडेंस, पोषण के लिए या आहार का जो परामर्श है वो अवश्य ले, जिससे कि उन्हें अपने भोजन में क्या सम्मिलित करना चाहिए ये उन्हें ज्ञात हो जाएगा और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगी। अब है कि प्रसव पूर्व देखभाल। प्रसव के पहले क्या क्या देखभाल की जा सकती है? पूर्व गर्भावस्था में प्रसूति संबंधी कोई जटिलता अगर थी तो उसके बारे में सही जवाब या टिक मार्क करना होता है। गर्भवती स्त्री को पूछा जाता है, डॉक्टर पूछते हैं उनको कि आपको कभी पहले जब गर्भवती रही तो क्या रक्त की कमी थी, सिजेरियन ऑपरेशन था कि नॉर्मल था, और है ना एक्लेम्पशिया, पैरों में सूजन थी, या बीपी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, ऐसा कुछ था क्या? तो वो गर्भवती स्त्री से जानकारी लेके इसमें भर देते हैं। पहले कभी कोई गर्भपात हुआ हो, अबॉर्शन हुआ हो, उसके बारे में भी जानकारी लेके वो इसमें कर दी जाती है। और अगर कुछ और है तो वो भी पिछला विवरण जो है उसका वो सही जो जवाब दें, तो उसमें कि क्या कभी वो मधुमेह की रोगी तो नहीं रही, टीबी तो नहीं रहा, तपेदिक तो नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर, या कभी अस्थमा या दमा, हृदय रोग या अन्य कोई भी अगर हो, तो डॉक्टर को सब पता होना चाहिए और इसमें नोट होना चाहिए, क्योंकि तभी सही तरह से उनका स्वास्थ्य का ध्यान कर सकते हैं डॉक्टर्स, और स्वास्थ्य का सही सुचारू रूप से स्वास्थ्य जो है अच्छी तरह से उसके प्रति कुछ जो भी उनकी बातें हैं वो बताएंगे वो उनको, तो वो उसका जब पालन करेगी तो स्वस्थ रह सकेंगी। तो एक तो ये है। दूसरा, ये जांच जो और होती है जांच, वो ये कि उनका हार्ट और लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं। गर्भवती स्त्री की जांच की जाती है इस बारे में कि हार्ट सही काम कर रहा है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो जो ब्रेस्ट हैं वो ठीक हैं, उनकी जांच पहले ही कर ली जाती है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को ही बाद में डिलीवरी के बाद दिक्कत नहीं हो, ना उनको दूध पिलाने में हो, ना दूध पीने में बच्चे को कोई भी परेशानी का अनुभव हो। इसीलिए ये जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रसव पूर्व जांच जो है उनमें डेट लिख दी जाती है, अवधि, गर्भ की अवधि, कितने का गर्भ हो गया, या से 2-3 महीने का गर्भ है, 5 महीने का गर्भ है, तो इस तरह से सप्ताह में वज़न कितना है, जो नाड़ी की नब्ज़ की गति है वो कितनी है, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, पैरों में सूजन, जैसे मैंने आपको बताया था, जॉन्डिस या पीलिया, कोई और समस्या अगर हो गर्भवती स्त्री की, वो जितना समय पर टाइमली बता दी जाती है, सही समय पर अगर बता दी जाती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसका सही तरह से उपचार कर सकते हैं। और जब जल्दी बता दिया जाता है तो उपचार जो है वो अच्छी तरह से हो पाता है, नहीं तो कई बार देर होने से ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जांच बहुत आवश्यक है। फिर पेट की जांच। अब पेट की जांच में क्या जांच करते हैं कि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, उसकी बनावट और उसकी गर्भ की स्थिति, कि वो जो गर्भ में जो भ्रूण है वो किस स्थिति में है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु जो है वो उसका हिलना डुलना सामान्य है या कम है, नहीं है। 5-6 महीने में बच्चा जो है काफ़ी हिलने डुलने लग जाता है, तो गर्भस्थ शिशु की प्रति मिनट हृदय गति, उसकी हार्ट रेट, जो उसका दिल का धड़कना, उसकी हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है।
ये सब जो जांच हैं पेट की, ये बहुत आवश्यक हैं। फिर आवश्यक जांच और कौन सी हैं? हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि जनरली हीमोग्लोबिन कई बार कम हो जाता है, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन सही मात्रा में, तो आयरन और फोलिक एसिड इसीलिए दिया जाता है, उस पर डॉक्टर्स हमेशा चेक रखते हैं। यूरिन के टेस्ट में एल्बुमिन और शुगर ये सब देखा जाता है। HIV जो एड्स का है, अल्ट्रासाउंड्स और गर्भकालीन मधुमेह की जांच। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? जो सिर्फ गर्भावस्था के समय, क्योंकि वज़न बढ़ जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो उस समय चांसेस होते हैं कि गर्भकालीन मधुमेह का रोग हो जाए, जो बाद में डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं होती फिर शुगर, लेकिन पहले वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है, वेट बढ़ जाता है लेडी का, तो इसलिए इंसुलिन जो है उसकी कमी हो जाती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के अगर है तो उस पर डॉक्टर्स चेक करते हैं और उसको उनको कुछ आहार में बताते हैं कंट्रोल, कुछ उनको एक्सरसाइज बताते हैं। रक्त ग्रुप, जो ब्लड का ग्रुप है, और RH आपने सुना ही होगा, RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। साइंस में आपने पढ़ा होगा ये, रीसस मंकी के द्वारा, मंकी में जो था, तो RH पॉजिटिव है, वो लिखना होता है, तिथि लिखनी होती है कि कब जांच की, ब्लड ग्रुप की, है ना। फिर दूसरी बात, वैकल्पिक जांच और भी जो जांच हैं वो कौन सी हैं? थायराइड की है और ब्लड शुगर की है, ये इनकी डेट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं। और अभी इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि बीच में आप इनके इंस्ट्रक्शंस भी हैं कुछ उस कार्ड में कि जो गांव में जो भी ऐसे स्वच्छता संबंधी कोई भी फंक्शंस हों तो उसमें आप ज़रूर शामिल हों, पोषण संबंधी कुछ फंक्शन हो तो उसमें आप ज़रूर शामिल हों, इस तरह के। और यदि मान लो कि आप, इसमें एक और बात बताई हुई है कि आपको खुद को, स्वयं को, गर्भवती स्त्री को या उसके परिवार में किसी को, इसीलिए ये कार्ड जो है ना, ये परिवार वालों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को खतरे के ये लक्षण दिखाई दें तो गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल ले जाएं। कौन से लक्षण दिखाई दें? खतरे के लक्षण, और वो कौन से हैं? गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, प्रसव के दौरान अथवा प्रसव के पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो अगर, और रक्तस्राव ज़्यादा हो तो तुरंत है ना अस्पताल ले जाना चाहिए। सांस लेने में कठिनाई हो और उसके बिना शरीर में रक्त की गंभीर कमी हो तो ज़रूर हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। गर्भावस्था या प्रसव के 1 महीने के अंदर अगर तेज़ बुखार आता हो तो भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दौरे पड़ते हों, धुंधला दिखाई देता हो गर्भवती स्त्री को, सिर दर्द ज़्यादा हो, उल्टी हो, पूरे शरीर में सूजन हो तो अवश्य डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। 12 घंटे से अधिक समय तक अगर लेबर पेन्स हो, प्रसव की पीड़ा हो, बच्चे का अंदर जो बच्चा है माँ के गर्भ में वो अगर कम घूम रहा हो तो, प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की जो थैली है जिसमें बच्चा, आपको मालूम है एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसको आम भाषा में लोग पानी बोलते हैं। तो प्रसव पीड़ा में बिना ही पानी की थैली फट जाना, लेबर पेन्स ना आए, कोई पेन नहीं हो, दर्द नहीं हो और पानी की थैली फट जाए या समय से पहले पानी की थैली फट जाए, 37 सप्ताह जो होते हैं उससे पहले, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे डॉक्टर जल्दी से उनको उपचार दे सकें और माँ और बच्चे दोनों को बचा सकें। अब ये कि ये भी बताया जाता है कि जो भी डिलीवरी हो, अच्छा यही रहेगा कि वो संस्थागत हो। संस्थागत मतलब किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर हो। डिलीवरी अगर वहाँ होती है तो वहाँ पूरे उपकरण होते हैं, वहाँ पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, वहाँ कोई संक्रमण लगने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, इसीलिए संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करें, इस बात के लिए अधिक कहा जाता है। आशा, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किसी से भी संपर्क किया जा सकता है।
जननी सुरक्षा योजना JSY के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए, या PMMBY जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके अंतर्गत पंजीकरण हो अगर पात्रता है तो। उसके लिए पात्रता आवश्यक है, जैसे मैंने बताया था पहले आपको। तो इसमें लाभ ज़रूर उठाना है। JSY के अंतर्गत लाभ, जितने भी लाभ हैं वो उठा सकते हैं। अस्पताल पहले से ही तय होना चाहिए कि कहाँ पर डिलीवरी करानी है। परिवहन की व्यवस्था की भी सुनिश्चित कर लें पहले से। प्रसव के बाद अस्पताल में 48 घंटे रहना सुनिश्चित करें, 2 दिन के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद छुट्टी भी दे दी जाती है। और अब अगर घर में मान लीजिए संस्थागत प्रसव नहीं कराने ले जा रहे या हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे, तो घर में अगर प्रसव की स्थिति के लिए तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। सुरक्षित प्रसव हेतु प्रसव स्वास्थ्य संस्थान पर कुशल प्रसव परिचारिका से ही कराएं। चाहते हैं कि सुरक्षित प्रसव हो, डिलीवरी सही हो, तो स्वास्थ्य संस्थान पर ही जाकर करवाएं। किंतु अगर आवश्यक हो और घर में कराने की बात हो तो क्या होना चाहिए, AM द्वारा जो ट्रेंड है, ANM द्वारा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करें। ANM द्वारा जो मिडवाइफ होती है उसके द्वारा, दाई जिसे आप बोलते हैं, स्वच्छ हाथ होने चाहिए, स्वच्छ जगह, स्वच्छ ब्लेड, नाभि नाल स्वच्छ, नाल बांधने के लिए धागा भी सही होना चाहिए, नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र और स्वच्छ मूल आधार, इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता है। और फिर आप घर पे प्रसव करा सकते हैं, तो ये तैयारी ज़रूरी है। पारिवारिक देखभाल और सहायता सुनिश्चित करें। आपको मालूम ही है कि परिवार के सभी सदस्य आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए होते हैं और इसीलिए वो गर्भवती स्त्री का बहुत ख्याल भी रखते हैं और रखना भी चाहिए। और आपात स्थिति का आ जाती है, इमरजेंसी आ जाए, तो अस्पताल के लिए परिवहन की व्यवस्था, जन्म के 1 घंटे के अंदर, जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करवाएं। क्यों? क्योंकि उस समय कोलेस्ट्रम, माँ के दूध में सबसे पहले पीले रंग का द्रव कोलेस्ट्रम निकलता है, स्रावन होता है उसका, और ये बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसीलिए जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान कराना आवश्यक है। पहले, बहुत समय पहले, इसको कोलेस्ट्रम, इस दूध को हटा दिया जाता था। कोलेस्ट्रम क्योंकि पीला द्रव है, ये ख़राब दूध है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च शोध से ही ज्ञात हुआ, बहुत सारे जब शोध हुए उनसे ये पता लगा। तो ये कोलेस्ट्रम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है और बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। फिर क्योंकि जब चाइल्ड हो गया, एक चाइल्ड अभी, तो अब दूसरे बच्चे में गैप होना चाहिए, इसलिए परिवार कल्याण संबंधी परामर्श भी लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक है बात याद करने के लिए कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराने से माँ को 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान करवाने में सहायता होती है। एक तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरा कोलेस्ट्रम, बच्चे के लिए ये पदार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है ये हमारा प्रसव के बाद देखभाल, इसे हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आशा है आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और राजस्थान में जो कार्ड चलता है मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड, उसका नाम है ममता कार्ड। राजस्थान, हर स्टेट का मैंने जैसे आपको बताया था अलग अलग है ममता कार्ड। कभी आप इसे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं और मैं भी आपको इसकी पिक जो है वो दिखाऊंगी। थैंक यू।